असम एक ऐसी जगह है जहाँ 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेज और इन्हें बोलने वाले ढेर सारे कम्युनिटीज और ग्रुप्स हैं। बट कुछ ही आवाजें इतनी ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल है जो सभी कम्युनिटीज और इतने ग्रुप्स को साथ में जोड़ के रख सके। और उन्हीं कुछ चंद लोगों में से एक नाम था जुबिन गर्ग, जिन्होंने अपने गाँव से, अपनी बातों से असम जैसे डाइवर्स स्टेट को एक साथ यूनाइट करके दिखाया था। वो सिर्फ आर्टिस्ट या सेलिब्रिटीज नहीं थे, वो एक मूवमेंट थे, लोगों के दिल की आवाज थे। उन्होंने या अली या दिल तू ही बता जैसे लेजेंडरी सॉन्ग्स ही नहीं बनाए थे, कोविड और असम में जो फ्लड्स आए थे उसमें लोगों की मदद भी की थी। बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अपने रूट्स और अपने कल्चर को अपने आप से दूर नहीं होने दिया। उनका आउटस्पोकन नेचर और गलत चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाना उन हजारों रीजन्स में से एक रीजन थे जो इतना ज्यादा उन्हें लाइकेबल बनाते थे, जो उनको लोगों से और भी ज्यादा भावुक करवाते थे। इसीलिए जब अचानक 19 सितंबर को सिंगापुर से उनकी डेथ की न्यूज आई तो लोगों को इस बात पे भरोसा करना इम्पॉसिबल हो गया था। Tears in their eyes, grieving the loss of soul of Assam. Everyone felt the absence of the superstar. लेकिन ये दुख, ये डिसबिलीफ बहुत ही जल्दी आउटरेज में कन्वर्ट हो गया था। जुबिन गर्ग के मौत के पीछे का रीजन जब लोगों के सामने आया, लोगों का मानना है कि जुबिन गर्ग की जो मैनेजमेंट और इवेंट टीम थी वही उनकी मौत का कारण है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 19 सितंबर के दिन जिससे 52 इयर्स ओल्ड जुबिन गर्ग की जान चली गई? और आखिर क्यों जुबिन गर्ग की वाइफ ने उनके सबसे करीबी दोस्त के मैनेजर के अगेंस्ट केस रजिस्टर करा है? और आखिर क्यों गवर्नमेंट जुबिन गर्ग के लिए हो रहे पीसफुल प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है? इज इट रियली अ सिंपल डेथ और एनी कंस्पिरेसी? क्या इसके पीछे और भी ज्यादा बड़ा राज छुपे हुए हैं? जुबिन गर्ग का जन्म 18 सितंबर 1972 में तूड़ा मेघालय में हुआ था। वो काफ़ी रेस्पेक्टेड एंड टैलेंटेड फैमिली का हिस्सा थे। जुबिंदा के फादर मोहिनी मोर ठाकुर सिविल सर्विसेज में थे। जब वो ड्यूटी पे नहीं होते थे तो अपने गाने के लिरिक्स और पोयम लिखा करते थे अंडर हिज पेन नेम कपिल ठाकुर। और उनके फादर ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक थी। उनकी मॉम एलिपोर ठाकुर सिंगर थी और उनकी 2 सिस्टर थी जॉनकी और पावी, एक सिंगर और एक एक्ट्रेस थी। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनकी मदर एली खुद उनकी पहली टीचर थी। डेट इज वाई उनकी इतनी कम उम्र में ही उनके अंदर म्यूजिक का इतना गहरा इम्पैक्ट हुआ। भले ही जुबिन गर्ग का जन्म मेघालय में हुआ था लेकिन परवरिश असम में हुई थी कि उनके फादर की पोस्टिंग वहीं हुई थी। इसीलिए बचपन से ही उनके अंदर असम के लिए एक अलग सा कनेक्शन था। बट उनको उनके फादर के कारण बार बार कई सिटीज चेंज करने पड़ते थे, इसीलिए स्कूल में उनके कोई पक्के दोस्त नहीं बन सके थे। लेकिन उनके म्यूजिक और पैशन के कारण वो जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें भुला नहीं पाते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टडीज, जुबिंदा अपने पढ़ाई को लेके अपने पैशन से कभी अलग नहीं रखा। इट डज नॉट मीन कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी स्कूल में। इट मीन्स उनका एम एक टिपिकल बच्चे इंडियन की तरह नहीं था। आजकल भी हम देखते हैं कि अनकन्वेंशनल फैमिली में करियर पाथ को नीचे लेवल से देखा जाता है, लेकिन उन ज़माने में भी जुबिंदा के फैमिली उनके पैशन को काफ़ी पसंद किया करते थे। हाई स्कूल तक पहुंचने तक उन्हें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बजाना आ गया था और उस समय मेनली वो असमीज सॉन्ग गाया करते थे। जुबिंदा असमीज सॉन्ग को मॉडर्न सॉन्ग के साथ ब्लेंड करके गाया करते थे। इससे असम की ओल्ड जनरेशन ही नहीं बल्कि यंग जनरेशन भी रिलेट कर पाती थी। बट उनके गाने इज नॉट जस्ट अबाउट द मेलोडीज, इसके पीछे बहुत बड़ा एक पावरफुल मैसेज भी छुपा होता था। कैन से दिस कि उनके गानों में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ मैसेज छुपा होता था। द मेलोडीज उनके सॉन्ग्स में हमेशा एक रेबेलियस अंडरटोन हुआ करता था। स्कूल से पास आउट करने के बाद फाइनली जब वो कॉलेज में बीएससी करने गए, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपना कॉलेज कोर्स ड्रॉप कर दिया और उन्होंने अपना फोकस पूरी तरह से अपने म्यूजिक करियर पर शिफ्ट कर दिया था। यू माइट कैन से कि ये फैसला उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता था। जिस तरह का वो विजन और वो पैसन लेके चल रहे थे, ये ऑब्वियस था कि उनको सक्सेस मिलनी थी। और इसके बाद वो कंपटीशन के लिए तैयारी करने लगे थे और फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने लगे थे। का प्रोफेशनल करियर तब शुरू हुआ जब 1992 में एक सोलो परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इस साल उन्होंने अपने म्यूजिक करियर का पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया, जिसमें उन्होंने सॉन्ग्स गाने की आने सॉन्ग फीचर्स किए थे जो उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में लिखा था। 1992 से 1995 तक उन्होंने और भी कई सारे असमीज सॉन्ग रिलीज किए और सारे के सारे एल्बम हिट थे। बढ़ते सक्सेस को देख के ऐसा लगता था कि उनके बड़े करियर लीग में जाना कंफर्म था। 1995 में ऐसा ही हुआ।
शाम से मुंबई चले गए और बॉलीवुड में काम करने लगे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब कोई असमीज सिंगर अपने रीजनल कल्चर को बॉलीवुड जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया था। वी कांट डिनाई कि बॉलीवुड का नाम सुनते ही हमें बॉलीवुड का डार्क पॉलिटिक्स याद आता है, लेकिन जुबिन गर्ग बॉलीवुड में जाने के बाद भी अपने रूट्स कभी नहीं भूले। वहाँ पहली बार उन्होंने हिंदी में एल्बम रिलीज करे और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए थे। प्रूफ्स कि कोई लैंग्वेज जुबिन दा को नहीं रोक सकता। फैक्ट उनकी आवाज़ ने इन सारे बैरियर को ब्रेक कर दिया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जुबिन दा के लाइफ में और ईयर 2002 में उनकी मैरिज होती है। दिस वाज टिपिकल लव मैरिज। इसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वी कांट डिनाई कि उनके स्कूल टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा एडमायरर थे, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली हिज टैलेंट एंड हिज पर्सनालिटीज़। और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उन्हें और भी ज़्यादा फीमेल फैंस के लेटर आने लगे। जुबिन दा पढ़ते थे लेटर्स, लेकिन सारा के सारा लेटर्स पढ़ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। गरिमा जी उस समय मुंबई में थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, विच वॉज फार अवे फ्रॉम होम। जब भी वो मुश्किल से गुजर रही होती थी उनके जुबिन दा के गानों से काफ़ी कंफर्ट मिला करता था। इसके कारण वो उनसे कभी न मिलने के बावजूद भी वो उनसे प्यार करने लगी थी। लाइक एवरी गर्ल ऑब्सेस्ड विथ जुबिन दा, उन्होंने भी लेटर लिखने लगा था जुबिन दा को, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी फीलिंग्स जाहिर करी। और जुबिन दा भी शायद इस लेटर को खोलते नहीं, क्योंकि उनके पास हज़ारों ऐसे लेटर्स आते थे। बाय लक उन्होंने गरिमा जी के लेटर्स को पढ़ लिया। यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे को लेटर एक्सचेंज किया करते थे, लेकिन विद टाइम इन दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा हो गया था कि दे स्टार्टेड स्पेंडिंग देयर लाइफ विथ ईच अदर। बट जब उनके फादर को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनके फादर ने इस रिश्ते को इनकार कर दिया था। जहाँ जुबिन दा एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं गरिमा एक नॉन ब्राह्मण फैमिली से आती थी। पर जुबिन दा को कास्ट या रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि खुद को वो एक रिलीजियस पर्सन माना करते थे, जिसके कारण जुबिन दा डिप्रेशन में तक चले गए थे। क्योंकि जनवरी 2002 में उनकी सिस्टर का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। एक तरफ उनके ज़िंदगी का उनका प्यार उससे दूर जा रहा था और दूसरी तरफ उनकी बहन उनके साथ नहीं थी। वो ना तो अच्छे से काम कर पा रहे थे, न चैन से जी पा रहे थे। उन्होंने अपने लेट सिस्टर की याद में एक शिशु नाम का एल्बम भी रिलीज किया। धीरे धीरे उनकी लाइफ दोबारा ट्रैक पे आने लगी थी। सारे ऑड के अगेंस्ट उन्होंने 4 फेब 2002 को गरिमा जी से शादी कर ली थी और इससे वो डिप्रेशन से बाहर भी आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो डार्क फेज में चले गए थे। शादी उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि गरिमा जी उनके हर सक्सेस, हर माइलस्टोन में उनके साथ देते आई थी। नाउ अपना करियर वापस लाने के बाद, अपनी लाइफ को ट्रैक में लाने के बाद, बॉलीवुड में अपना एक स्टैंस बनाने के बाद उन्होंने मूवीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा था। उमी मोड़ माथू मोड़ फिल्म के साथ एक्टिंग करियर के उन्होंने शुरुआत भी की थी। एसएमईज में अवार्ड विनिंग मूवीज़ बनाई थी। उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि ऐसे कल्चर मूवीज़ भी देश को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इसके बाद वो एसएमईज हिंदी के बाद बंगाली सॉन्ग को भी कंपोज करने लगे थे। वो एक मल्टी कल्चरल सेलिब्रिटीज़ बन चुके थे। वो वाले सालों में उन्होंने ढेर सारी मूवीज़ की, कंसर्ट्स किए और इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। और इन सारी चीज़ों की वजह से लोग उन्हें और ज़्यादा एडमायर करने लगे थे। लेकिन ये एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, ये गाने उनके एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं थे। कुछ लोग इतने जुनून से इतना ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने अपने गाने और मूवीज़ की वजह से ही लोगों का दिल नहीं जीता था, क्योंकि थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने कई सारे लोगों की मदद भी करी थी। वो शुरुआत से ही चैरिटी और डोनेशन में बिलीव करा करते थे। नोबडी बिलीव्स डैट कि जुबिन दा फ्रीडम वर्ड को ट्रूली इम्बडी करते थे। इन्हीं सब वजह के कारण जुबिन दा को सिर्फ एक सेलिब्रिटीज ही नहीं, एक लिविंग लेजेंड आइकन माना करते थे लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बैड टाइम पे लोगों की हेल्प की थी, जैसे असम फ्लड में और कोविड में भी। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, अब 52 ईयर्स ओल्ड थे। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो 52 ईयर्स के ओल्ड थे। वो काफ़ी हेल्दी और जिम्नास्टिक लगते थे। उनमें अभी भी वैसे ही जवानी और वैसे ही एनर्जी दिखती थी। इससे सालों पहले लोग प्यार में पड़ गए थे। एट दिस पॉइंट उन्होंने न जाने कितने अवार्ड जीते। हमेशा के लिए उन्होंने अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में लिख दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने कई साल पहले मुंबई छोड़ दिया था कि उनको मुंबई का शोर शराबा और भाग दौड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो चाहते थे कि अपने ही होमलैंड असम में वो अपना लेगेसी बनाए। इसीलिए
परमानेंटली वो अब असम में रहने आ गए थे। रिसेंटली वो लोकल कल्चरल शोज में पार्टिसिपेट किया करते थे और सिंगापुर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले थे। वो वहाँ अपने देश को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाले थे। यह फेस्टिवल 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक चलने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले दिन ही उनकी टीम को यह कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जुबिन दा जो वहाँ परफॉर्म करने वाले थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये इवेंट एक जाने माने असम के इवेंट ऑर्गेनाइजर महंता ने ऑर्गेनाइज कराया था। जुबिन दा अपने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, लॉन्ग टाइम फ्रेंड और ड्रमर शिखर ज्योति स्वामी और कुछ टीम मेंबर्स के साथ इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए 19 सितंबर से पहले ही सिंगापुर चले गए थे। इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने जो परफॉर्म करने वाले थे उनके लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ प्लान करके रखी थी ताकि वहाँ के आए हुए गेस्ट के और भी लोगों के मोरल बने रहें, वहाँ पे वो फन कर सके, सिंगापुर को एक्सप्लोर कर सके। और 19 सितंबर को जुबिन दा अपने फ्रेंड के साथ याच पे रिलैक्स करने के लिए गए थे, प्रोबेबली एंजॉय करने के लिए और अपने ट्रैवलिंग के थकान को दूर करने के लिए। और जो वीडियो में हमने देखा जुबिन दा अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे याच में, बट एट द सेम टाइम सब लोग काफ़ी रिलैक्स भी फील कर रहे थे। आफ्टर ऑल वो यहाँ रिलैक्स और चिल करने ही आए थे। एक सूटेबल और सेफ प्लेस पे पहुँचने के बाद सब ने अपने लाइफ जैकेट पहने और एक एक करके पानी में स्विमिंग करने के लिए कूद गया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में कहते हैं कि वो पहले स्विमिंग के लिए लाइफ जैकेट्स पहना था, थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो निकाल दिया था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने लाइफ जैकेट ओवरसाइज होने की वजह से यह लाइफ जैकेट हटा दिया था। लेकिन अचानक से ये रिलैक्स्ड माहौल जो था वो पैनिक में बदल गया था क्योंकि जुबिन दा के फ्रेंड शेखर गोस्वामी ने पानी में पड़ा हुआ देखा था और वो बिना कोई मूवमेंट के पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। उनका मुंह पानी के अंदर था और उनके अंदर एक भी मूवमेंट नहीं थी। जब शेखर ने जुबिन दा को पलटा तो उन्होंने नोटिस करा कि मुंह से वाइट कलर का लिक्विड आ रहा था और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उन्होंने बार बार जुबिन दा के सर को सीधा करने की कोशिश की, बट ये सब के बावजूद जब ये कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने हेल्प के लिए इसे बुलाई। जुबिन दा को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। उस समय जुबिन दा की पानी में डूबने की वजह से मौत हो चुकी थी और ये खबर आगे तरफ फैल गई और सिंगापुर में हो रहा फेस्टिवल कैंसिल करना पड़ा। और ये खबर सुन के जुबिन दा के फ़ैन और असम के लोग काफ़ी ज़्यादा डिसबिलीव में थे। और होते भी क्यों नहीं, हमारे देश के आइकॉन बिना किसी वार्निंग के अचानक से हम सभी को दुनिया से छोड़ के वो चले गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में जुबिन दा को स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट का शिकार बताया गया था, बट बाद में उनकी वाइफ गरिमा खुद क्लैरिफाई किया ये सब स्कूबा डाइविंग की वजह से नहीं, स्विमिंग के दौरान हुआ था। लेकिन जैसे ही लोग इस न्यूज़ को सुन रहे थे एसएमईज लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन करने लगे थे। लोगों का पहला और सबसे ज़्यादा ऑब्वियस टारगेट पहले वो लोग बने जो जुबिन दा के सबसे करीब थे, शेखर गोस्वामी, जुबिन दा के मैनेजर सिद्धार्थ। इन लोगों को लोगों से बहुत ज़्यादा बैकलैश सहना पड़ा। उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे कि जुबिन दा के डेथ के रीजन वो खुद थे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर शाम कन्नू महंता को भी काफ़ी हेट मिलना शुरू हो गया। इट वॉज ड्यूरिंग हिज इवेंट्स जुबिन दा की वहाँ पे मौत हुई थी। जल्द ही जुबिन दा की सिंगापुर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी और इसमें डेथ का रीजन ड्राउनिंग ही बताया गया था, पर लोगों ने इस रीजन को सीधा रिजेक्ट कर दिया था। और इस डिसैटिस्फैक्शन के कारण उनके बॉडी को असम लाया गया और फिर से पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। प्रोबेबली 10 अक्टूबर को आएगी। पर लोग इस बात पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि जुबिन दा की मौत डूबने की वजह से हुई है। इसीलिए इस पे काफी ज्यादा रूमर्स और कंस्पिरेसीज आना शुरू हो गए थे। तो कई लोगों ने उनके फ्रेंड, उनके इवेंट मैनेजर पे एफआईआर फाइल करवा दिए कि लोग उनसे नेग्लिजेंस और फॉल प्ले सस्पेक्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा जुबिन दा के फैमिली के सपोर्ट में आए। 10 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई उन्होंने, जो जुबिन दा की डेथ को थोरोली अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे स्टेट और पूरे कंट्री में जुबिन दा के लिए हल्ला हो रहा था। वहीं पे उनकी फैमिली कुछ बोल नहीं रही थी। वो लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इस समय तक जुबिन दा के ट्रिब्यूट में गवर्नमेंट ने 3 दिन तक अनाउंस कर दिया था। इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जुबिन दा असम के लिए कितने ज्यादा मायने रखते थे। 23 सितंबर को फुल स्टेट ऑनर के साथ गुवाहाटी के कामाकुर्ची में क्रीमेट करा दिया गया था। जिस गाड़ी में उनकी बॉडी को वहां ले जाया जा रहा था, थाउजेंड्स ऑफ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, तक कि उनकी क्रीमेटेड बॉडी को वहां एक्स्ट्रा समय के लिए रखा गया था।
असम के और दूसरे स्टेट के लाखों लोग उन्हें आखिरी बार देखने आए थे। जहां तक बात रही उनके फ्रेंड इवेंट मैनेजर की, लोग उनसे इतना ज्यादा नफरत करते हैं जुबिन दा के लास्ट राइड को भी उन्हें अटेंड नहीं करने दिया गया। इट इज वेल नोन बाय द पीपल को जुबिन दा को सीजर्स आया करते थे। 2020 में भी उन्हें काफी ज्यादा अटैक आया था, से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। इट इज पॉसिबल में भी कि वो जब पानी में उतरे हो तब उन्हें पानी की प्रेशर की वजह से सीजर आया हो, इसके कारण उन्होंने अपना बॉडी का कंट्रोल खो दिया। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके फ्रेंड, उनके इवेंट मैनेजर अगर इस चीज का ध्यान रखते तो ये शायद नहीं होती। मीनवाइल ये मैटर और भी ज्यादा सीरियस हो गया था जब जुबिन दा का फैन ब्रह्मपुत्र रिवर में कूद के जान ले ली थी अपनी। इस चीज का एक वीडियो भी है जिसमें वो बोल रहा है कि जय जुबिन दा। लोग रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए थे और लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि इसके कारण पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। और ये सब देख के गवर्नमेंट समझ गई थी कि लोगों के अंदर जुबिन दा के लिए जो प्यार है वो काफी ज्यादा है। इसलिए बढ़ते हुए वायलेंस को देख के असम के सीएम सामने आके लोगों से अपील की कि जुबिन दा का असम है और हमें इसे नेपाल नहीं बनने देना चाहिए। बट इसके कारण पुलिस ने इस केस को और भी ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जुबिन दा के फ्रेंड शेखर गोस्वामी को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया था, सिंस ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जुबिन दा को उस हालत में देखा था। उन्होंने जुबिन दा के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पे रेड्स किए थे, इसमें उनका कोई भी अता पता नहीं था। इनफैक्ट जुबिन दा के डेथ के बाद से ही उन्हें नहीं देखा गया था, विच इज वेरी सस्पिशियस। और श्याम महंता के घर से रेड में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सीज किए हैं पुलिस ने जो उनके ऊपर नए तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द सीज्ड डॉक्यूमेंट्स, महंता पर मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रेश इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यहाँ तक कि सीएम ने यह भी कह दिया कि उनको कभी भी ये इवेंट ऑर्गेनाइजर अच्छे लगे ही नहीं, क्योंकि वो एसएमईज कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। यहाँ तक कि सीएम ने श्याम कन्नू को फ्यूचर में कोई भी इवेंट्स करने से रोक दिया है। इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट 28 सितंबर को आया जब जुबिन दा की वाइफ और उनकी फैमिली ने उनके मैनेजर सिद्धार्थ, जिसको उन्होंने पहले उसको डिफेंड करा था, एफआईआर करवा दी एलिजली कि जुबिन दा की डेथ एक कॉन्स्पिरेसी थी। एक न्यू रिपोर्ट जो 5 अक्टूबर को अभी आई है, शेखर गोस्वामी ने एक ऐसी चीज रिवील करी है पुलिस के सामने जिससे लोगों का शक सच में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहा है। उसने एलिज किया है कि जुबिन दा की डेथ सीजर या ड्राउनिंग से नहीं बल्कि पॉइजनिंग के कारण हुई है। इस पॉइजनिंग को कंस्पायर करने वाला और कोई नहीं, उनके ही मैनेजर सिद्धार्थ और इवेंट मैनेजर श्याम कन्नू है। जो विटनेस थे उनका भी कहना है जुबिन एक काफी अच्छे स्विमर थे, सो चांसेस ऑफ ड्राउनिंग आर नियर 0। उसने ये भी बताया है कि जानबूझकर उसने एक फॉरेन वेन्यू चूज किया था ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। अभी इसकी पॉइजनिंग की रिपोर्ट 10 अक्टूबर को आने वाली है, तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि ये पॉइजनिंग ही था या कुछ और। होप कि जुबिन दा को उनकी आत्मा की शांति मिले और इस केस में जो भी डिस्क्रिपेंसीज है वो सामने आए और फैक्ट और रियलिटीज के साथ इस केस का सॉल्यूशन निकले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के साथ।